हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डीएनए और आरएनए। दोस्तों, इससे रिलेटेड एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर पूछे जा सकते हैं दोस्तों, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो आप बहुत ध्यान से देखना दोस्तों। हमेशा की तरह वीडियो बहुत छोटी सी रहेगी, इन्फॉर्मेशन आपको पूरी मिलेगी। तो मेक श्योर आप वीडियो एंड तक जरूर देखें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचती रहे। और दोस्तों, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाएं। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप ज्वाइन कर लेना दोस्तों। सारी पीडीएफ और नोट्स वगैरह आपको उसमें अवेलेबल मैं कराता रहता हूँ, और दोस्तों आगे भी कराता रहूँगा। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों इस चित्र में, यहाँ पर ये दोस्तों हमारी है सेल। ठीक है, इसमें ये दोस्तों जितने भी आपके कोशिकांग होते हैं दोस्तों, अलग अलग टाइप के वो पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया आपका न्यूक्लियस। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पर बाहर निकाल लेता हूँ दोस्तों न्यूक्लियस को, तो दोस्तों इसके अंदर पाया जाता है दोस्तों आपका क्रोमोसोम। ठीक है, और क्रोमोसोम केंद्रक के अंदर दोस्तों क्या पाया जाता है आपका क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम किससे मिलकर बना होता है दोस्तों, कल की वीडियो में मैंने आपको एक बार बताया था कि डीएनए प्लस हिस्टोन नामक प्रोटीन से आपका क्रोमोसोम दोस्तों बना हुआ होता है। ठीक है, तो आज जो हम बात करने वाले हैं दोस्तों, मेनली इस डीएनए और दोस्तों आरएनए के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे डीएनए दोस्तों किन किन तत्वों से मिलकर बना होता है। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, अलग अलग टाइप की आपको छोटी छोटी बॉल नज़र आ रही होंगी दोस्तों। तो ये आपकी देखिए जो वाइट वाली बॉल है वो दोस्तों किसको रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पर, हाइड्रोजन को। ठीक है, बाकी आपका ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन और दोस्तों फास्फोरस। ठीक है, देखिए एक यहाँ पर आप ये मोती टाइप की आप एक माला देख पा रहे होंगे दोस्तों, छोटी छोटी। तो दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ आपसे पॉलीमर और मोनोमर के बारे में, तो दोस्तों मोनोमर क्या होता है दोस्तों, एकलक होता है, और पॉलीमर दोस्तों क्या होता है आपका, बहुलक होता है। ठीक है, अब देखिए पॉलीमर और मोनोमर को समझने के लिए मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, देखिए जैसे आपका पूरा डीएनए हो गया दोस्तों, ये इतना सारा आपका पूरा का पूरा जितना भी डीएनए है दोस्तों, ये हेलिकल मॉडल इसको बोलते हैं दोस्तों। इसकी संरचना जो होती है दोस्तों हेलिक्स टाइप की होती है। ठीक है, देखिए ये तो हो गया आपका पूरा पॉलीमर। ठीक है, और जो इसमें ये जो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, फास्फोरस दोस्तों ये तत्व इसमें पाए जा रहे हैं, इसको हम बोलते हैं पॉलीमर। ठीक है, क्योंकि एक एक ये मोती टाइप के आपको जो नज़र आ रहे हैं दोस्तों, अलग अलग टाइप के ये तत्व हैं। ठीक है, जिनमें क्या क्या आपका हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आपका कार्बन, फास्फोरस। ठीक है, इनको हम पॉलीमर बोलते हैं क्योंकि दोस्तों ये इसका एकलक है। ठीक है, तो दोस्तों जैसे आप इसको एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं, जैसे आपके पास 100 मोतियों की माला है। ठीक है, तो पूरी माला को आप क्या बोलेंगे दोस्तों, पॉलीमर बोलेंगे, और उसमें दोस्तों एक लगे हुए मोती को आप क्या बोलेंगे, मोनोमर उसका बोलेंगे। ठीक है, इसी तरह दोस्तों इसके अलग अलग मोनोमर कौन कौन से आपके यहाँ पर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन और फास्फोरस यहाँ पर इसके मोनोमर होते हैं। ठीक है, इतनी सी बात आप समझ गए आई होप। आगे देखिए दोस्तों, डीएनए का स्ट्रक्चर डबल हेलिकल होता है दोस्तों, यह वाटसन एंड क्रिक ने बताया था। ठीक है, क्वेश्चन आपसे यहाँ से भी बन सकता है कि जो डीएनए का दोस्तों स्ट्रक्चर होता है, उसकी संरचना होती है वो किस टाइप की होती है दोस्तों, डबल हेलिकल इसकी संरचना होती है। ठीक है, अब देखिए अगर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये वाली एक सेल यहाँ पर आपकी है। ठीक है, इसके अंदर दोस्तों पाया जाता है आपका न्यूक्लियस। ठीक है, और उसी के अंदर दोस्तों आपके पाए जाते हैं डीएनए और आरएनए। ठीक है, ये आप समझ गए दोस्तों। थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, एक बात यहाँ पर लिखी गई है, न्यूक्लिक अम्ल यानी कि न्यूक्लिक एसिड की सबसे छोटी इकाई न्यूक्लियोटाइड होती है। यानी कि आपका न्यूक्लिक अम्ल दोस्तों क्या है, आपका पॉलीमर है, और उसकी सबसे छोटी इकाई कौन है अब दोस्तों, न्यूक्लियोटाइड, तो उसको हम बोलेंगे मोनोमर। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। ये शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फेट से मिलकर बना होता है। ठीक है, शुगर आपको आप दोस्तों शुगर को क्या बोला जाता है, शुगर एक टाइप का दोस्तों आपका कार्बोहाइड्रेट ही होता है। ठीक है, यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है आपका C5H10O5। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस यानी कि नाइट्रोजन युक्त क्षार जो होता है दोस्तों उससे मिलकर ये बना होता है। ठीक है, फॉस्फेट आप सब जानती हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें कार्बन 5 पाए जा रहे हैं, इसीलिए इसको क्या बोला जा रहा है दोस्तों, पेंटोज। ठीक है, जहाँ पर दोस्तों कार्बन की संख्या 1 होती है उसको हम बोलते हैं दोस्तों मेथ। फिर जहाँ पर कार्बन की संख्या 2 होती है वहाँ पर बोला जाता है दोस्तों एथ। ठीक है, फिर प्रोप, फिर ब्यूट, फिर पेंटोज। ठीक है, ऐसे ये संख्याएं चलती है दोस्तों, ये हम फिर कभी डिस्कस करेंगे दोस्तों केमिस्ट्री में। ठीक है, इनको बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए बस आप इतना याद रखिए दोस्तों, इसमें कार्बन की संख्या 5 है तो इसको बोला जाता है आपका पेंटोज। ठीक है, अब देखिए नाइट्रोजन जो बेस इसमें पाए जाते हैं दोस्तों डीएनए और आरएनए में,
उसमें दोस्तों वो दो टाइप के होते हैं आपके दोस्तों, प्यूरिन और पिरिमिडिन। ठीक है, इसमें भी आपके दो अलग अलग तत्व पाए जाते हैं दोस्तों, एडेनिन और दोस्तों आपका गुआनिन। और इसमें आपके 3 तत्व यहाँ पर पाए जाते हैं दोस्तों, थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। ठीक है, इतना आपको याद रखना है दोस्तों। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन यहाँ से आपका इस स्लाइड से दोस्तों बहुत देखने को मिलता है। ठीक है, नाइट्रोजन जो दोस्तों बेस होता है, ठीक है, नाइट्रोजन युक्त स्टार जो होता है दोस्तों, उसमें आपके डीएनए और आरएनए दोस्तों दोनों में अलग अलग टाइप के 4 यहाँ पर तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं दोस्तों आपके, एक अगर मैं डीएनए की बात करता हूँ आपसे तो दोस्तों एडेनिन, साइटोसिन और दोस्तों गुआनिन। ठीक है, आरएनए में भी दोस्तों ये तीनों पाए जाते हैं, एडेनिन, साइटोसिन और दोस्तों आपका गुआनिन। ठीक है, तीनों आपके डीएनए और आरएनए दोनों में पाए जाते हैं दोस्तों। चौथा तत्व इसमें अलग होता है। ठीक है, डीएनए में क्या पाया जाता है आपका, थाइमिन पाया जाता है और दोस्तों आरएनए में आपका क्या पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है। ठीक है, बस इतना सा डिफरेंस है, थोड़ा सा आपको याद रखना है थाइमिन का और आपका यूरेसिल का। ठीक है, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं दोस्तों, डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, डीटी यानी कि डीएनए में जो अलग से तत्व पाया जा रहा है दोस्तों, वो कौन सा पाया जाता है आपका, T4 थाइमिन। ठीक है, D4 डीएनए और T4 थाइमिन। ठीक है, तो दोस्तों डीएनए में अलग से जो एक तत्व पाया जा रहा है आपका, वो कौन सा पाया जा रहा है दोस्तों, थाइमिन पाया जा रहा है। ठीक है, और आरएनए में दोस्तों आपका क्या पाया जा रहा है, RU से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, आरएनए में आपका पाया जाता है दोस्तों यूरेसिल। ठीक है, तो एडेनिन, साइटोसिन और गुआनिन तीनों में कॉमन, दोनों में सॉरी आपके डीएनए और आरएनए दोनों में कॉमन होते हैं। और जो ये चौथा तत्व होता है दोस्तों, ये थोड़ा सा अलग होता है, दोनों में अलग अलग दो तत्व पाए जाते हैं। डीएनए में पाया जाता है आपका थाइमिन और आरएनए में पाया जाता है आपका यूरेसिल। ठीक है, तो चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, थोड़ा सा और यहाँ पर दिया गया है न्यूक्लियोटाइड के बारे में। तो दोस्तों न्यूक्लियोटाइड जो होता है आपका दो और तत्वों से मिलकर बना होता है दोस्तों, न्यूक्लियोसाइड और दोस्तों आपका फॉस्फेट। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ न्यूक्लियोसाइड के भी बारे में, तो दोस्तों ये भी आपका दो और चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक होता है आपका शुगर या फिर शर्करा आप इसको बोल सकते हैं, या फिर आप इसको कार्बोहाइड्रेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों नाइट्रोजन बेस से बना होता है। ठीक है, नाइट्रोजन युक्त क्षार से ये बना होता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये वाली स्लाइड आप थोड़ी सी ध्यान से देखना दोस्तों, एडेनिन का पूरक बराबर थाइमिन। ठीक है, ये दोनों हमेशा डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है। ठीक है, एडेनिन का जो दोस्तों पूरक होता है वो कौन होता है दोस्तों, कौन पाया जाता है आपका, थाइमिन दोस्तों पाया जाता है। ठीक है, एडेनिन का पूरक किसको बोला जाता है, थाइमिन को बोला जाता है। और ये किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं दोस्तों, ये डबल बॉन्ड द्वारा दोस्तों जुड़े होते हैं। ठीक है, यहाँ से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, क्या क्वेश्चन बनेगा कि एडेनिन और दोस्तों थाइमिन डीएनए वाली संरचना में दोस्तों किस बॉन्ड द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। तो दोस्तों आपका आंसर क्या होगा, आपका डबल बॉन्ड। ठीक है, तो डबल बॉन्ड द्वारा दोस्तों एडेनिन और थाइमिन दोनों जुड़े होते हैं। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों आपका गुआनिन का पूरक कौन होता है, साइटोसिन होता है। ठीक है, ये दोनों किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं, आपके ट्रिपल बॉन्ड से दोनों जुड़े होते हैं। ठीक है, तो एडेनिन और थाइमिन दोनों डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं और गुआनिन और साइटोसिन दोनों ट्रिपल बॉन्ड द्वारा आपके जुड़े होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर लेंथ ऑफ 1 हेलिक्स ऑफ डीएनए यहाँ पर लिखी गई है कि लंबाई कितनी होती है आपकी एक हेलिक्स की। देखिए, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ ऐसे और यहाँ तक जाऊँ दोस्तों, और यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक आऊँ, तो दोस्तों ये आपका कहलाता है आपका 1 हेलिक्स। ठीक है, एक हेलिक्स इसको बोला जाता है। तो दोस्तों डीएनए में इस एक हेलिक्स की दोस्तों जो आपकी लंबाई होती है वो कितनी होती है दोस्तों, 3.4 नैनोमीटर इसकी लंबाई होती है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से भी आपका बन सकता है कि डीएनए का जो दोस्तों एक हेलिक्स होता है उसकी लंबाई कितनी होती है आपकी, 3.4 नैनोमीटर आपकी लंबाई उसकी होती है, या फिर 34 एंगस्ट्रॉम भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आई थिंक आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, देखिए आप यहाँ पर भी एक देख पा रहे होंगे ये वाला चित्र, ये डीएनए का पूरा चित्र है दोस्तों। एक हेलिक्स किसको बोला जाता है दोस्तों, ये कुंडली टाइप जो आपका पूरा बन जाता है ये वाला, इसी को हम बोलते हैं 1 हेलिक्स। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे हेलिक्स से मिलकर ये डीएनए पूरा बनता है। ठीक है, तो डबल हेलिकल मॉडल इसको दोस्तों बोला जाता है, जिसको किसने दिया, वाटसन और क्रिक द्वारा दिया गया है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये वाली स्लाइड भी आपको बहुत अच्छे से समझ लेनी है। ठीक है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ आपसे दोस्तों, डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया जो होती है दोस्तों, उसको क्या बोला जाता है, तो दोस्तों रेप्लिकेशन इसको बोला जाता है। ठीक है, डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, आपका रेप्लिकेशन बोला जाता है। ठीक है, अगर बात करते हैं दोस्तों डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, तो ट्रांसक्रिप्शन इसको बोला जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, आपका ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है। ठीक है,
अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों आरएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया को, तो दोस्तों इसको बोला जाता है आपका रिवर्स आपका ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, आरएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इसको बोला जाता है। ठीक है, आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है दोस्तों? ट्रांसलेशन इसको बोला जाता है। ठीक है, ये 4 बातें आपको यहाँ पर याद रखनी है। डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और दोस्तों आरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन। ठीक है, 4 बातें आपको याद रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका, तो इसलिए आप इसको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, डीएनए टू डीएनए बनने में जो एंजाइम मदद करता है दोस्तों, उसको हम बोलते हैं पॉलीमरेज। एक ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, डीएनए से डीएनए बनने में जो एंजाइम हेल्प करता है दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं? पॉलीमरेज बोलते हैं। और डीएनए से आरएनए बनने में जो एंजाइम मदद करता है दोस्तों, उसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, ये वर्ड भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों एक बात और यहाँ पर लिखी गई है, जब हमारे शरीर की वृद्धि के दौरान डीएनए से डीएनए बनता जाता है, इस प्रक्रिया को रेप्लिकेशन कहते हैं। ठीक है, दोस्तों जब हमारा शरीर ग्रोथ करता है तो दोस्तों क्या होता है आपका? डीएनए से डीएनए बनता जाता है, और इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? आपका रेप्लिकेशन बोला जाता है। अब देखिए यहाँ पर एक वायरस के बारे में दोस्तों बात लिखी गई है। वायरस दोस्तों क्या होता है? जब तक वायरस आपके बॉडी के दोस्तों बाहर रहता है तब तक वो निर्जीव की भांति कार्य करता है। ठीक है, और जैसे ही कोई वायरस आपकी बॉडी में एंटर कर जाता है तो दोस्तों वो सजीव की भांति कार्य करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है सबसे पहले तो। दूसरा देखिए यहाँ पर पॉइंट क्या लिखा गया है, जब वायरस शरीर से बाहर निकलता है तो डीएनए से आरएनए में वो कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और वायरस शरीर में प्रवेश करने पर आरएनए का डीएनए में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, ये आपको चीज़ याद रखनी है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। और दोस्तों आपका आगे बढ़ने के लिए कुछ नहीं है, यहीं पर आपका डीएनए और आरएनए दोस्तों पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, बाकी इससे ज़्यादा क्वेश्चन इससे नहीं बनते हैं। ठीक है, ज़्यादा डीप क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, डीएनए और आरएनए से दोस्तों यहीं से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, अगर पूछे गए तो, नहीं तो आपके पूछे नहीं जाएंगे। ठीक है, आई होप मैंने दोस्तों आपके सभी डाउट क्लियर किए होंगे। ठीक है, वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू ज़रूर लिखें। ठीक है, और अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वगैरह आप लोगों तक पहुँचती रहे, और दोस्तों आप ऐसे ही अपनी पढ़ाई में जो है थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट ला सके। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, तब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।